लेकिन पहली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ईयर 1995 में। एक्चुअली में होता क्या है कि ये लोग न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट NYAA में डोनेशन देके वहां की लड़कियों के साथ भी क्लोज आने का ट्राई करते थे और फिर यहीं पे इनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम मारिया फ्रेमर होता है। सबसे पहले मारिया की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, बैक टू बैक उसकी पेंटिंग खरीदते हैं और फिर आर्ट एडवाइजर के नाम पे मारिया को नौकरी पे रख के धीरे धीरे इसको ग्रूम करना चालू करते हैं। अब मारिया ने जब जॉब स्टार्ट करी तो उसने घर के अंदर देखा कि रोज छोटी छोटी स्कूल की लड़कियां लाइन लगा के आती थी, कुछ ऐसी भी थी जो रोती हुई घर से बाहर भागती थी। इनफैक्ट मारिया ने मैक्सवेल से पूछा भी कि ये क्यों हो रहा है, तो मैक्सवेल ने उसको वहीं पे समझा दिया कि अर्ली एज में मॉडलिंग में करियर बनाने आती हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो रोती हुई चली जाती है यहाँ से। तो मारिया इस बात को वहीं पे इग्नोर कर देती है। अब सेम मंथ के अंदर मारिया को एक दिन एप्स्टीन के ऑफिस भी जाना था। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो पहले से ही बैठे हुए थे और जैसे ही मारिया अंदर घुसी ट्रंप उसके पैरों की तरफ देखने लगते हैं। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये मारिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट में है, लेकिन ट्रंप ने इसको डिनाई किया था। तो ट्रंप मारिया के पैरों की तरफ देखते हैं और अचानक से पीछे से एप्स्टीन आता है और वो कहता है कि नो नो ये तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर ये सुन के मारिया बहुत जल्दी जल्दी रूम से निकलने लगती है। तो ट्रंप ने कहा कि मुझे लगा 16 साल की है। अब इसी के साथ साथ मैक्सवेल ने मारिया की जो छोटी बहन थी एनी, उसको भी एक एजुकेशनल प्रोग्राम के बहाने से बुला लिया था और बहुत ही कम टाइम में एनी को भी ग्रूम करके मैक्सवेल मसाज वाले रूम में ले जाके असॉल्ट करती है। लेकिन एनी ने सोचा कि उसकी बहन की जॉब चली जाएगी, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल जाती है और सेम मंथ में ये लोग मारिया को भी असॉल्ट करने का ट्राई करते हैं। लेकिन मारिया क्या करती है, जैसे तैसे दूसरा रूम बंद करके अपने आप को बचा लेती है। अब मारिया और एनी दोनों के साथ जो हुआ ये आपस में डिस्कस करते हैं और अपनी फैमिली को बता देते हैं। और फिर 29 अगस्त 1996 को ये पूरी की पूरी फैमिली एप्स्टीन और मैक्सवेल के खिलाफ पुलिस में जाके केस रजिस्टर करवा देती है। लेकिन एप्स्टीन पहले से ही पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट को मोटी मोटी डोनेशन दे रहा था और इसके कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो यहां पे पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। और जब कुछ नहीं होता है तो इसके अगले वीक 3 सितंबर 1996 को ये लोग FBI के पास जाते हैं, वहां भी कोई एक्शन नहीं होता। इनफैक्ट FBI के डायरेक्टर का खुद का नाम एप्स्टीन फाइल में आगे चल के आ गया था। ऐसे ही 12 मई 1997 को एक और लड़की एलिशिया आर्डन को मॉडलिंग के नाम पे बुला के असॉल्ट का ट्राई करते हैं, तो उसने भी पुलिस कंप्लेन कर दी। ऐसी मल्टीपल कॉल्स लड़कियों की पुलिस स्टेशन में रेगुलर बेसिस पे जाने लगी थी। एक दो बार बस पुलिस एप्स्टीन के घर फॉर्मेलिटी के लिए गई, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया। इन्हीं सारी चीजों के बीच में एक दिन ट्रंप अपने मारा-लागो रिजॉर्ट में एक पार्टी देते हैं। इस पार्टी के अंदर ट्रंप एप्स्टीन और मैक्सवेल को भी बुलाते हैं और इसी पार्टी में एक और लड़की आती है। ये लड़की आगे चल के क्लेम करती है कि इस पार्टी में ट्रंप और एप्स्टीन ने उसको असॉल्ट किया और उसके बाद धमकाया भी इनको। ये न्यूज उस टाइम पे बाहर नहीं आई थी, लेकिन ट्रंप से एप्स्टीन को लेके क्वेश्चन करे जाने लगे थे, जिसमें न्यूयॉर्क मैगजीन में ट्रंप ने कहा कि मैं एप्स्टीन को 15 साल से जानता हूं, बढ़िया आदमी है, उसे सुंदर और यंग लड़कियां उतनी पसंद है जितनी मुझे पसंद है। तो इस पार्टी वाले इंसिडेंट के एक महीने बाद मारा-लागो रिजॉर्ट के लॉकर रूम में एक 16 साल की लड़की जिसका नाम वर्जीनिया था ये काम करती थी और मैक्सवेल की नजर वर्जीनिया पे पड़ जाती है। मैक्सवेल वर्जीनिया से काफी देर बात करती है और फिर उससे कहती है कि उसको एक मसाज करने वाली चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो चलेगा, एक मसाज के वो $200 देगी और साथ में अलग अलग जगह पे घूमने को भी मिलेगा। अब वर्जीनिया के पास पैसों की दिक्कत थी तो वो इस जॉब के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कितनी बड़ी दलदल में फंसने वाली है। अब इसके बाद सेम वही चीज जो बाकी लड़कियों के साथ की जाती थी, वर्जीनिया को भी वैसे ही ग्रूम करके मैक्सवेल वर्जीनिया को एप्स्टीन के मसाज वाले रूम में ले जाती है और फिर यहाँ पे एप्स्टीन और मैक्सवेल दोनों मिलकर इसको असॉल्ट करते हैं। और फिर कुछ ही दिन बाद ये वर्जीनिया को सिंड्रेला की तरह रेडी करके उससे कहते हैं कि आज तुम्हें तुम्हारे हैंडसम प्रिंस से मिलवाया जाएगा। और फिर इसके बाद एप्स्टीन और मैक्सवेल रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ के बेटे, इनके पास वर्जीनिया को लेके जाते हैं, जहां प्रिंस एंड्रयू वर्जीनिया को मल्टीपल टाइम एक्सप्लॉइट करता है। और यहां पे भी ये लोग रुकते नहीं है, वर्जीनिया को ये 2 बार बिल क्लिंटन के पास भी भेजते हैं। ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये वर्जीनिया ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताई है। एक तरफ मीडिया के अंदर एप्स्टीन की इमेज एक अल्ट्रा रिच, ब्रिलियंट और हाइपर कनेक्टेड फाइनेंसर की बनी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ ये लोग वर्जीनिया और उसके साथ बाकी और लड़कियों को दुनिया के रिच और पावरफुल लोगों के पास भेज भेज के एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और दिक्कत की बात इसमें यह थी कि ये लोग सिर्फ सेक्सुअली एक्सप्लॉइट ही नहीं करते थे, इसके साथ साथ लड़कियों को बिना किसी रीजन के चाबुक से मारते थे, बॉडी पे निशान बनाते थे। एक कंट्रोवर्शियल नॉवेल लोलिता जिसमें अंडर एज के ऑब्सेशन की कहानी है, एप्स्टीन इस नॉवेल से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि इन लड़कियों के अलग अलग बॉडी पार्ट पे ये उस नॉवेल के कोट लिखता था और फिर क्लाइंट के पास भेजता था। तो ये जो सारी चीजें एप्स्टीन यहाँ पे कर रहा था, इस टाइम पे एप्स्टीन के सामने 2 बड़ी दिक्कत स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। पहली ये थी कि यूएस के मेनलैंड पे
होटल्स, मेंशन और लग्जरी रिजॉर्ट में कुछ गलत करने से कई रिच लोग ऐसे थे जिनको एक्सपोज होने का डर था कि कहीं कोई स्टाफ या सर्वेंट से बात बाहर ना निकल जाए। दूसरी दिक्कत एप्स्टीन के लिए थी कि यूएस के अंदर मैक्सवेल और एप्स्टीन के खिलाफ लड़कियों की कंप्लेंट्स और एलिगेशन बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे। लीगल चैलेंजेस और पब्लिक स्क्रूटनी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जो एप्स्टीन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनती जा रही थी। अब सेम टाइम पे क्या होता है कि एप्स्टीन की नजर द विला रिपोर्ट के एक आर्टिकल पे पड़ती है। इस आर्टिकल में लिटिल सेंट जेम्स नाम से एक प्राइवेट आइलैंड सेल के लिए आता है। मैप पे अगर आप देखोगे तो ये यूएस से ये इस साइड ये वर्जिन आइलैंड है, इसके अंदर ये सेंट थॉमस है, ये सेंट क्रॉइक्स है और ये सेंट जॉन है। अब ये जो सेंट थॉमस और सेंट जॉन के बीच में ये जो आप दो छोटे आइलैंड देख रहे हो, इसमें से ये वाला लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड है। अब क्योंकि ये मेन लैंड से दूर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तो कोई आम आदमी, गवाह, पुलिस कोर्ट, इन सब का कोई भी चक्कर नहीं था इस आइलैंड पे। तो 27 अप्रैल 1998 को $7.95 मिलियन में अपनी एक शेल कंपनी के नाम पे खरीद लेता है। अब ये आइलैंड खरीदने के बाद एप्स्टीन इस पूरे आइलैंड का इस तरह से कंस्ट्रक्शन करवाना चालू करता है कि बड़े से बड़ा आदमी अपनी दुनिया से दूर यहां इतने बड़े समुद्र के बीचों बीच आके बिना किसी रूल के जो मन करना चाहे वो करे। एप्स्टीन ने इस आइलैंड के सारे नेटिव वेजिटेशंस को हटा के चारों तरफ बड़े बड़े पाम के पेड़ लगवा दिए ताकि पूरा आइलैंड छुप जाए, अंदर का कुछ भी पता ना चले। पूरे आइलैंड को एक प्राइवेट किंगडम जैसी अल्ट्रा लग्जरी डेस्टिनेशन में बदल दिया और दूर से देखने में ये बिलियनियर्स का प्लेग्राउंड लगता था। एप्स्टीन ने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइवेसी को दी। प्राइवेट पाथवे, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एरिया, सेपरेट कंपाउंड, सब ऐसे बनाया गया था कि वहां कोई कुछ भी आके करे वो चीज बाहर की दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाए। अगर गलती से भी इस आइलैंड के आसपास कोई स्कूबा डाइवर तक भी अगर दिख जाए, तुरंत एप्स्टीन के गार्ड उसके पास जाके भगा देते थे उसको। पूरे आइलैंड की हर एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए सीक्रेट कैमरा लगवाए गए थे ताकि अमीर लोगों के सीक्रेट भी एप्स्टीन के पास रहे। और जब कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया तो इस आइलैंड के सारे पुराने वर्कर्स को हटा के मैक्सवेल खुद साउथ अफ्रीका गई और वहां खुद 70 लोगों के इंटरव्यू लेके आइलैंड के लिए स्टाफ हायर किया। और ये सारी चीजें करने के बाद इस पूरे आइलैंड पे जो लड़कियां आने वाली थी, जो ये लोग लेके आते, उनके लिए एक पूरा ऑपरेशन सेट किया गया। इनिशियल डेज में इस आइलैंड पे पहुंचने वाली लड़कियों का कांटेक्ट पॉइंट यूएस में एप्स्टीन का घर होता था, जहां स्कूल कॉलेजेस की लड़कियों को ग्रूम करते थे। उसके बाद लड़कियों को सेंट थॉमस के सिरिल ई किंग एयरपोर्ट लाके वहां से एप्स्टीन आइलैंड पे लाया जाता था। सिरिल ई किंग एयरपोर्ट के जो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स थे, उनके साथ इन्होंने इस तरीके का अरेंजमेंट कर लिया था कि ये ऑफिसर इस एयरपोर्ट पे किसी भी लड़की के आने जाने में कोई क्वेश्चन नहीं करते थे। इनफैक्ट एक दिन एप्स्टीन 11 साल तक की एक लड़की को अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठा के ले गया, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। ये तो यूएस की जो लड़कियां थी उनकी बात हो गई, और जिन लड़कियों को ये लोग यूएस के बाहर से लेके आते थे उनके लिए भी अरेंजमेंट किया गया। इन्होंने H1B वीजा की एक स्पेसिफिक कैटेगरी का मिसयूज करके ये बाहर से लड़कियां लेके आए, जहां इन्होंने कुछ लड़कियों को मॉडलिंग असाइनमेंट के फेक प्रोमिसेस करके बुलाया। लेकिन ये जब ये कर रहे थे तो इसमें वीजा को लेके काफी इश्यूज हो रहे थे। दूसरा, यूएस के वीजा पे जब लड़कियां आती थी तो उनके नाम वगैरह सारी डिटेल्स रजिस्टर हो जाती थी, तो एप्स्टीन जो उनके साथ करता था उसका रिस्क बढ़ जाता था। तो इससे निपटने के लिए एप्स्टीन ने एक माइल्स अलेक्जेंडर नाम के आदमी से बात करके लड़कियों को बिना वीजा के बोट में स्मगल करके लाने के लिए कहा, ताकि लड़कियों का रजिस्ट्रेशन वगैरह ना हो। लेकिन लास्ट में इसने मना कर दिया, तो ये प्लान भी इसका फेल हो गया। जो लड़की एक बार इस आइलैंड पे आ जाती थी, ये आइलैंड उस लड़की के लिए एक ओपन जेल बन जाती थी। आइलैंड पे लैंड करते ही इनके पासपोर्ट, फोन्स, ईमेल, आईडी, पासवर्ड सब रख लिए जाते थे। इसके बाद इनका मेडिकल करके इनके मेडिकल रिकॉर्ड भी मेंटेन किए जाते थे। एक 15 साल की लड़की ने एक रिच गेस्ट के पास जाने के लिए मना कर दिया था, तो इस आइलैंड के ऊपर इन्होंने उसका खाना वगैरह बंद कर दिया था। वो इतनी परेशान हो गई थी कि खुले समुद्र में कूद गई, लेकिन उसके बाद भी गार्ड्स उसको पकड़ के लाए और फिर गेस्ट के सामने उसको फोर्सफुली ऑफर किया। एप्स्टीन इस आइलैंड पे सिर्फ नेटवर्क और रेफरेंस के बेसिस पे ही आना अलाउ करता था, और जो अल्ट्रा रिच और पावरफुल क्लाइंट्स थे, एप्स्टीन उनको एयरपोर्ट से नहीं लेके आता था। उनके लिए एक प्राइवेट जेट था जो एप्स्टीन ने कस्टमाइज कराया था। इसमें बेड वगैरह लगाए थे और जर्नी के टाइम पे प्लेन के अंदर ग्रुप में गलत काम करवाए जाते थे। इस प्राइवेट जेट में एप्स्टीन जो करता था वो धीरे धीरे करके मीडिया वालों को भी अंदर अंदर पता था। इसीलिए यूएस मीडिया में इस प्राइवेट जेट का नाम लोलिता एक्सप्रेस भी रख दिया गया था। बिल क्लिंटन 16 बार इस आइलैंड पे आए। कब और कैसे पहुंचे इस आइलैंड पे, ये एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा इनकी ट्रैवल हिस्ट्री। कौन एप्स्टीन के लिए यूजफुल कनेक्शन है, कौन रिच है, कौन साइंटिस्ट है, इसका ट्रैक रखना और अपॉइंटमेंट्स बुक करना और इस आइलैंड पे पहुंचने वाली लड़कियों का ट्रैवल अरेंज करना, ये सारा काम एप्स्टीन ने लेस्ली ग्रॉफ को दिया हुआ था। एप्स्टीन फाइल में अगर आप ये नाम डालोगे तो सेकंड हाईएस्ट टाइम मेंशन है ये।